गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है एक चैप्टर पढ़ रहे थे अवकलज का अनुप्रयोग। ठीक है, तो अवकलज का जो अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, अवकलज का अनुप्रयोग, उसका अगला टॉपिक जो है वो है स्पर्श रेखा और अभिलंब। अगला टॉपिक क्या है? स्पर्श रेखा और अभिलंब, या फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्पर्श रेखा जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, और अभिलंब को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, देखिए नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ? स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब छूना, स्पर्श का मतलब क्या हुआ? जो किसी को टच करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और अभिलंब, अभिलंब का मतलब क्या हुआ? लंबवत, यानी कि 90 डिग्री। बात समझ में आ गया? यानी स्पर्श रेखा का मतलब क्या है? छूना यानी टच करना, स्पर्श करना, और अभिलंब का मतलब क्या हुआ? लंबवत यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है सबको? तो देखिए यहाँ पे हम एक हेडिंग लिखे हैं जो अवकलन की ज्यामितीय व्याख्याएं। अवकलन की ज्यामितीय व्याख्याएं, यानी कि अवकलन जो है उसका हम ज्यामितीय व्याख्या यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो है इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर मेनली जो है वो हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता के बारे में जानना है। बात समझ आ गया? हमें क्या पढ़ना है? स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता को जानने के लिए हम सबसे पहले जो क्लास 11th में कुछ चीज़ें पढ़े थे, जो सरल रेखा नाम का एक चैप्टर हम क्लास 11th में पढ़े थे। तो सरल रेखा में आपको बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया था कि किसी भी रेखा की प्रवणता क्या होती है। प्रवणता का मतलब यानी कि ढाल। प्रवणता का मतलब क्या था? ढाल। यानी किसी भी रेखा की प्रवणता क्या होती है? ढाल क्या होती है? और जो प्रवणता था उस प्रवणता को हम प्रदर्शित किए थे किससे? स्मॉल m से। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यानी कि प्रवणता को हम जो प्रदर्शित किए थे किससे किए थे? स्मॉल m से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो हम हेडिंग लिखे हैं अवकलन की ज्यामितीय व्याख्या, इसको हम परिभाषित किए हैं कैसे? देखिए, माना कि y बराबर f ऑफ x, यानी y बराबर f ऑफ x, यानी y जो है वो x में एक दिया गया फलन हम है। ठीक है, माना कि y बराबर f ऑफ x दिया गया फलन है। इसका अवकलज यानी कि y का अवकलज f ऑफ x जो फंक्शन है, उस फंक्शन का जब हम अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन क्या होगा? f डैश x। क्योंकि हम जब अवकलन पढ़ाए थे उसमें बताए थे f x का अवकलन क्या होगा? f डैश x। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, माना कि y बराबर f ऑफ x दिया गया फलन है, इसका अवकलज f डैश x या dy बाय dx। इसका अवकलज f डैश x या dy बाय dx उस कोण की स्पर्शज्या उस कोण की स्पर्शज्या है, तो फलन के वक्र के किसी बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, तो फलन के वक्र के किसी बिंदु x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसी चीज़ को हम ज्यामितीय व्याख्या में आपको दिखला रहे हैं। देखिए, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। यहाँ पे एक रेखा है, ये एक हमें रेखा दे रखा है। ये रेखा जो है, ये जो रेखा है धनात्मक x अक्ष, क्योंकि ये होता है धनात्मक x अक्ष, और इधर बढ़ा देंगे तो ऋणात्मक x अक्ष। सबको क्लियर है? यानी कि ये जो रेखा है ये धनात्मक x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। ये रेखा जो है धनात्मक x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। हमें इसकी स्पर्शज्या, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? dy बाई dx उस कोण की स्पर्शज्या है। इन dy बाई dx या फिर f डैश x जो है उस फलन की क्या है? स्पर्शज्या। वो क्या होगी? देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक फलन हम बना दिए हैं, ये एक हम वक्र बना दिए। ठीक है, अब ये किस चीज़ का वक्र है? y इक्वल टू f ऑफ x। ये जो वक्र है ये वक्र किसका है? y इक्वल टू f ऑफ x का। सबको क्लियर है?
यानी ये एक वक्र है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस रेखा को ये वक्र जो है इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। सबको क्लियर है? इस वक्र को ये रेखा जो है इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, यानी ये बिंदु कौन सा होगा? बिंदु P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। ये बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। यानी कि यही चीज़ क्या होगी? स्पर्श ज्या। सब लोगों को क्लियर है? स्पर्श ज्या क्या होगी? यानी कि किसी रेखा का धनात्मक x अक्ष के साथ, धनात्मक x अक्ष के साथ जो कोण बनता है उसको तो हम बोलते हैं थीटा। यहाँ पे हम बोल दिए उसको हम क्या बोल दिए हैं? थीटा। और ये क्या हो गया? एक वक्र हो गया जिसको इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, यही बिंदु पे क्या होगा? उसका ढाल होगा, यानी कि प्रवणता होगा, यानी कि स्पर्श ज्या होगा। सब लोगों को क्लियर है? अब क्लास 11th में हम आपको बतलाए थे, ये चीज़ हमको क्लियर है? ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। क्लास 11th में हम आपको बताए थे प्रवणता, या फिर प्रवणता को ही हम क्या बोलते हैं? ढाल। जब हम 11th में जो सरल रेखा नाम का एक चैप्टर था, तो सरल रेखा को जब हम पढ़े थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे प्रवणता या फिर ढाल। तो देखिए, उसी के बारे में हमें जानकारी चाहिए। प्रवणता क्या होती है? तो हम पहले जो 11th में पढ़े थे उसका हम रिवीजन करते हैं। जो चीज़ हम 11th में पढ़े थे, क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे था वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो हम उस चीज़ को पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, यानी कि प्रवणता, हम हेडिंग यहाँ पे लिख देते हैं प्रवणता, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? ढाल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। ठीक है, प्रवणता, उसी का दूसरा नाम है ढाल, और इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप इन ढाल। ढाल का मतलब क्या? ढलान। ढाल का मतलब क्या होता है? ढलान। जैसे कि अपने घर में जो सीढ़ी रहता है, तो सीढ़ी में जो बाइक चढ़ाने के लिए जो स्लोपिंग बनाते हैं, जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी में हम बीच में बाइक चढ़ाने के लिए हम बना देते हैं स्लोपिंग, तो जो स्लोपिंग है उस स्लोपिंग को हम क्या बोलेंगे? प्रवणता। इनकी ढाल है, वो क्या है? ढाल है। बात में आ गया? हम 11th में जो चीज़ हम आपको बताए थे उस चीज़ का हम रिवीजन कर रहे हैं। यानी कि प्रवणता जो था, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? याद आ रहा होगा? क्योंकि 11th में हम बताए थे जो प्रवणता जो होता है उसको हम क्या करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से निरूपित करते हैं। यानी जो प्रवणता होता है, प्रवणता को हम किससे निरूपित करते हैं? स्मॉल m से। अब प्रवणता निकालने के लिए हम आपको वहाँ पे फॉर्मूला बताए थे। प्रवणता निकालने के लिए हम आपको 11th में 2-3 फॉर्मूला बताए थे, उसी फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो कि साइंस में भी यूज आता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है जो कि साइंस में भी हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है प्रवणता का? नंबर 1 देखते जाइए। नंबर 1 पहला फॉर्मूला, m इक्वल टू tan थीटा। यानी ये प्रवणता का फॉर्मूला हो गया। प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास प्रवणता का पहला फॉर्मूला हो गया, जो कि ये बेसिक फॉर्मूला है। साइंस में ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है। जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स में m इक्वल टू tan थीटा स्लोप निकालने के लिए वहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन में भी आपको बताए थे। दूसरा एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, दूसरा फॉर्मूला जो बताए थे वो था y इक्वल टू ये m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक फॉर्मूला ये भी बताए थे आपको, जो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है आपको? एक तो फॉर्मूला ये था। अब याद कीजिए, एक और फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे, एक फॉर्मूला हम आपको और भी लिखवाए थे। वो तीसरा फॉर्मूला जो था, वो तीसरा फॉर्मूला क्या था? m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। और a, तो a का मतलब क्या था? x का गुणांक बटे b का मतलब क्या था? y का गुणांक। a का मतलब था, जो स्मॉल a था, स्मॉल a का मतलब क्या था? x का गुणांक,
और स्मॉल b का मतलब क्या था, y का गुणा। ये चीज़ हम 11th में बताए थे। अब ये कौन सा फॉर्मूला कब यूज में आएगा वो जान लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला कब लिखना है उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला जो है m इक्वल टू टेन थीटा, और m का मतलब क्या है, जहाँ m बराबर प्रवणता यानी कि ढाल, m क्या है, ढाल है, यानी प्रवणता है। प्रवणता और ढाल दोनों एक ही चीज़ को हम बोलते हैं, या फिर उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप। क्लियर है। तो जो m है, m इक्वल टू टेन थीटा, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला तभी यूज में लाएंगे जब हमें क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। जब क्वेश्चन में हमें थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तब हम प्रवणता निकालने के लिए फॉर्मूला उपयोग में लाएंगे, m इक्वल टू टेन थीटा। सबको क्लियर है। जब हमें क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो प्रवणता निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू टेन थीटा। ये पहले फॉर्मूला की बात होगी। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूला में। तो दूसरा फॉर्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिया रहेगा। क्वेश्चन में हमें दो बिंदु दिया रहेगा, उन दोनों बिंदु का निर्देशांक पता रहेगा। क्लियर है। यानी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता, ये किसका फॉर्मूला है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता। एक बात तो ये होगी। लास्ट वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, यानी ये फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और a का मतलब क्या है, x का गुणांक, और b का मतलब क्या है, y का गुणांक। तो ये फॉर्मूला तब लिखेंगे जब हमें रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है। जब हमें रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया रहेगा तो उस समय हम फॉर्मूला, अगर इस रेखा की प्रवणता निकालनी है, इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, माइनस ए बाई बी, जहाँ a क्या है, x का गुणांक, और b क्या है, y का गुणांक। सब लोगों को क्लियर है। ठीक है। यहाँ तक हम यानी कि 3 पॉइंट के बारे में हम अच्छे से जान लिए। अब जो है, यानी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, अवकलज का अनुप्रयोग। यानी अवकलज का मतलब, जैसे ही अवकलज आया दिमाग खटकेगा। जब अवकलज का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अवकलज का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हमें प्रवणता जो निकालनी है, इस चैप्टर में जो हमें प्रवणता निकालनी है वो dy बाई डी एक्स का उपयोग करके निकालनी है। क्लियर है। यानी प्रवणता जो निकालनी है वो हमें dy बाई डी एक्स का उपयोग करके निकालनी है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ जी, इन तीनों फार्मूला को तो हम डिटेल में जान लिए। अब फार्मूला नंबर 4 पे चलते हैं, चौथे फार्मूला पे। क्लियर है। ये प्रवणता m बराबर क्या होता है, dy बाई डी एक्स। जो प्रवणता m होता है उस m का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। यानी कि किसी भी चीज़ की प्रवणता अगर लिखनी होगी हम उसका क्या करेंगे, कोई भी वक्र का प्रवणता लिखना होगा हम उसका dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। अगर dy बाई डी एक्स निकल गया तो वही उसका क्या होगा, प्रवणता होगा। और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए तो हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं, क्योंकि अवकलन जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ चुके हैं। तो dy बाई डी एक्स निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया जी, m इक्वल टू dy बाई डी एक्स, यानी एक नया फॉर्मूला जनरेट आके हो गया। वैसे हम 11th में थोड़ा बहुत हम आपको इसके बारे में बताए थे, अगर नहीं भी बताए होंगे अब जान लीजिए जी, एक नया फॉर्मूला हो गया प्रवणता का। जो प्रवणता किसके बराबर होता है, dy बाई डी एक्स के बराबर। फॉर एग्जाम्पल इसी इक्वेशन को ही देख लीजिए। ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये जो इक्वेशन है, बात समझ आ रहा है, इस इक्वेशन को हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a x का अवकलन क्या होगा, a प्लस b वैसे रहेगा, और y का अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, अब प्लस c का अवकलन 0, क्योंकि c क्या है, नियतांक, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए b dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a, इस a को उठा के इधर ले आए तो माइनस a, यहाँ से क्या जाएगा, देखते रहिए, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a बाई b। ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा, तीसरा फॉर्मूला, m इक्वल टू माइनस a बाई b।
क्लियर है? क्योंकि dy बाई डी एक्स जो होता है ये किसके बराबर होता है, m के बराबर। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि बहुत अच्छे से हम प्रवणता के बारे में 11th में तो पढ़ ही चुके थे, और उसी चीज़ को यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं डिटेल में जो प्रवणता क्या होगी। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला तो हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो फॉर्मूला है ये तो हमें पहले से पता है। फॉर्मूला जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है ये फॉर्मूला तो हमें पहले से पता है। बस एक नया जो फॉर्मूला आया वो नया फॉर्मूला कौन सा है, फोर्थ वाला, यानी कि m इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि प्रवणता अगर हमें निकालनी है तो प्रवणता हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वक्र जो दिया रहेगा उस दिए गए वक्र का हम अवकलन कर देंगे। तो दिए गए वक्र का जब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन करने से जो डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त होगा वही क्या होगा, उसकी प्रवणता होगी। ठीक है, तो प्रवणता में अब मेरे ख्याल से किन्हीं लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, प्रवणता आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है आप लोग 11th का जो चैप्टर अपना था स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, उस सरल रेखा वाले चैप्टर को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रवणता के बारे में हम डिटेल में जान लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम रफ कर रहे हैं। अब देखिए जो प्रवणता हम आपको डिटेल में बता दिए, इसी का एक एक पॉइंट करके जो भी पॉइंट हम पढ़े हैं अभी आपको डिफाइन किए थे उन पॉइंट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, नंबर 1, परंतु टेन थीटा वक्र के x, y बिंदु, वक्र के x, y बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल होता है। स्पर्श रेखा की ढाल होता है, अतः वक्र के किसी बिंदु पर अवकलन, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होते हैं। बात समझ आ गया? यानी पॉइंट में हम कुछ नया हम नहीं लिखे हैं। हम इस पॉइंट के अंदर कोई भी नया चीज़ हम नहीं लिखेंगे। जो चीज़ आपको हम बताए थे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जो प्रवणता क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला प्रवणता की जो ढाल होती है उसके सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू टेन थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जी। परंतु टेन थीटा वक्र के x, y बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल होता है। बोला है टेन थीटा क्या होता है, ढाल होता है। ये चीज़ तो हम आपको बता ही दिए, उसी चीज़ को बस यहाँ पे हम क्या किए, लिख दिए हैं। फिर आगे बोला अतः वक्र के किसी बिंदु पर अवकलन उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होती है। क्लियर है? यानी किसी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होगा उस बिंदु पर वही क्या होगा, उसके ढाल के बराबर होगा। बात समझ आ गया? अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, नंबर 2। नंबर 2 में है स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श का मतलब छूने वाला, टच करने वाला। तो स्पर्श रेखा का ढाल dy बाई डी एक्स होता है। यानी स्पर्श रेखा, यानी कोई भी रेखा हमें दे रखा है
उसकी ढाल लिखनी है तो रेखा को हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं, जो स्पर्श रेखा का ढाल dy/dx होता है। ये चीज़ अभी आपको हम बताए थे। क्लियर है? अगला पॉइंट, अभिलंब का ढाल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अभिलंब की ढाल। ठीक है, हम आपको बताए थे अभी स्टार्टिंग में, जो अभिलंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, यानी कि 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो होती है -1/dy/dx होता है। तीसरा पॉइंट क्या गया, जो अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब मतलब प्रवणता को ही हम ढाल भी बोलते हैं। तो अभिलंब की जो ढाल होती है, वो ढाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का ढाल हम निकालेंगे, और स्पर्श रेखा का ढाल हमेशा हमें निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो भी वक्र दिया रहेगा उसको हम एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो जो dy/dx का मान निकल के आएगा, वही dy/dx का मान क्या होगा, ढाल होगा। किसका, स्पर्श रेखा का। लेकिन एक बात को हम याद रखेंगे, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, जो अभिलंब का ढाल अगर निकालना होगा तो -1/dy/dx या -1/ स्पर्श रेखा का ढाल, यानी कि अभिलंब का जब ढाल लिखना होगा उसको हम लिखेंगे -1/dy/dx या फिर -1 अब बटे में स्पर्श रेखा की ढाल। बात समझ में आ गया? ऐसा क्यों हुआ, जो -1/ क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री, यानी कि दोनों जो, यानी कि दो लाइन जो होंगे वो दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 3। अगला हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे, नंबर 4, स्पर्श रेखा का x अक्ष, स्पर्श रेखा का x अक्ष से झुकाव थीटा बराबर tan इनवर्स dy/dx होता है। बात समझ में आ गया सबको? यानी स्पर्श रेखा का x अक्ष से झुकाव, झुकाव मतलब कितने डिग्री कोण पे झुका हुआ है, इनक्लाइंड है, कितने डिग्री कोण पे इनक्लाइंड है, यानी कि झुका हुआ है। तो ये चीज लिखा हुआ है, स्पर्श रेखा का x अक्ष से झुकाव थीटा बराबर tan इनवर्स dy/dx होता है। क्या होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स dy/dx होता है। ये क्या होता है, स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव, स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ जो झुकाव होता है वो क्या होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स x/y, थीटा बराबर tan इनवर्स x/y। क्लियर है सबको? तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 4। अब अगला पॉइंट है, जो dy/dx का मान ऋणात्मक कब होगा, dy/dx का मान धनात्मक कब होगा। क्या है पॉइंट, जो dy/dx का मान ऋणात्मक कब होगा और dy/dx का मान धनात्मक कब होगा, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो यदि थीटा का मान न्यून कोण है, थीटा का मान अगर न्यून कोण है तो dy/dx का जो मान होता है वो धनात्मक होता है। लेकिन यदि थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उस समय dy/dx का मान ऋणात्मक होता है। तो देखिए पॉइंट नंबर 5, स्पर्श रेखा
एक्स अक्ष में, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष में न्यून कोण बनाती है यदि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। यानी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष में न्यून कोण बनाती है यदि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। यानी हम अवकलन करेंगे, जो वक्र में दिया रहेगा उसका अवकलन करके dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अब वो dy बाई डी एक्स का मान अगर धनात्मक आया, यानी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, यानी उस dy बाई डी एक्स का मान अगर धनात्मक आया तो उस केस में क्या होगा, यानी कि कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा। सबको क्लियर है? अब दूसरा इसी का पॉइंट है, जो अधिक कोण बनाती है यदि dy बाई डी एक्स लेस देन 0 हो। यानी न्यून कोण कब बनाएगी, जब dy बाई डी एक्स का मान धनात्मक होगा, और अधिक कोण कब बनाएगी, जब dy बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक होगा। यानी कि याद कैसे रखना है, देखो न्यून मतलब कम, कम में ज़्यादा, और अधिक मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा में कम, ऐसे याद रख लेंगे। न्यून कोण में, न्यून का मतलब कम, तो कम में ज़्यादा, यानी कि dy बाई डी एक्स का मान धनात्मक होगा। और अधिक, अधिक का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा में क्या होगा, कम होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक होना चाहिए। सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये हम 4-5 पॉइंट हम देख लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही है, जो अभिलंब की ढाल क्या होगी, -1 बटे स्पर्श रेखा की ढाल। यानी कि कोई भी ढाल निकल के आएगा, जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे एक ढाल निकलेगा, तो उस dy बाई डी एक्स को निकालने के बाद जो ढाल आएगा, उस dy बाई डी एक्स को निकालने के बाद जो हमें ढाल मिलेगा, वो ढाल हमेशा स्पर्श रेखा की ढाल होगी। वो ढाल किसकी होगी, हमेशा स्पर्श रेखा की ढाल होगी। लेकिन हमें अगर अभिलंब की ढाल निकालनी है, तो अभिलंब की ढाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो -1 अपॉन स्पर्श रेखा की ढाल करेंगे। यानी कि स्पर्श रेखा की ढाल का -1 बटे स्पर्श रेखा की ढाल लिख देंगे, तो वही हमारे पास क्या होगा, अभिलंब का ढाल निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ये तो हम आपको ढाल के बारे में बता दिए, जो स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, तो जो dy बाई डी एक्स होगी वही स्पर्श रेखा की ढाल। लेकिन अभिलंब की ढाल क्या होगी, तो -1 बटे स्पर्श रेखा की ढाल। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, इसको हम रफ कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है बहुत ही आसान है, जो 11th में हम स्पर्श रेखा पढ़े थे, बस स्पर्श रेखा ही यहाँ पे है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पे जो ढाल हम लिखे थे, 3-4 फॉर्मूला हम जो लिखे थे, उस फॉर्मूला को हम लिखते हैं। यानी पहला अधिक है 2 निर्देशांक, 2 निर्देशांक बिंदुओं के बीच का ढाल। 2 निर्देशांक बिंदुओं के बीच का ढाल, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो इसके बीच की ढाल क्या होगी, ये स्पर्श रेखा होगी। तो इस स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, और अभी आपको हम बताए थे, जो बिंदु रूप में क्या था, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m बराबर क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए, माना कि 2 बिंदु P x1, y1 तथा Q
x2, y2 किसी रेखा पर स्थित है, किसी रेखा पर स्थित है, तो उसकी ढाल m बराबर y2 माइनस y1, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो ये चीज़ तो हम आपको पहले ही बता दिए थे, बस इस चीज़ को हम लिख दिए यहाँ पे। जो दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच की ढाल क्या होती है, यानी हम मान लिए, माना कि दो बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2 है, तो उसकी ढाल m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, तो ये ढाल को हम आपको रफली हम बता दिए थे, उस चीज़ को हम लिख भी दिए। दूसरा पॉइंट है, जो उस रेखा की ढाल जिसकी समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में दिया गया है, तो उसकी ढाल m बराबर माइनस ए अपॉन बी होता है। ये भी फॉर्मूला हम आपको बता दिए थे। जब रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रहेगा, तो उसकी ढाल जो होगा m बराबर माइनस ए बाई बी, जहाँ a क्या है, x का गुणांक, b क्या है, y का गुणांक। क्लियर है सबको? x क्या है, a का गुणा, a क्या है, x का गुणांक, और b क्या है, y का गुणांक। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि एक रेखा के रूप में हम ढाल देख लिए। अब अगला जो हेडिंग है, वो दो रेखाओं के बीच का कोण हमें देखना है। अगला जो है वो क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण। अब दो रेखाओं के बीच का जो कोण है, ये चीज़ भी हम आपको 11th में बताए थे। ठीक है, तो जो चीज़ वहाँ पे बताए थे वही चीज़ हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। जो चीज़ हम आपको 11th में बताए थे वही चीज़ हम यहाँ भी करने जा रहे हैं, कोई नया काम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, हेडिंग है, दो रेखाओं के बीच कोण। क्या है, दो रेखाओं के बीच कोण, यानी कि दो गो रेखा है और उसके बीच का हमें कोण निकालना है। तो दो रेखा के बीच का कोण कैसे निकलेगा? दो गो जो रेखा होगा, उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे 11th में। याद कीजिए फॉर्मूला को याद कीजिए। वो फॉर्मूला क्या था, जो टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो रेखाओं के बीच की ढाल निकालने का फॉर्मूला हम आपको 11th में बताए थे। हाँ, वो फॉर्मूला क्या था, जो टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अब बटे 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूला को हम 11th में प्रूव भी किए थे, लेकिन यहाँ पे हम आपको प्रूव करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम इसके बारे में लिखते हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण ये होता है। ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम जो है 12th में कम रहता है, तो इस कारण से हम आपको प्रूव करके नहीं दिखा रहे हैं। अगर प्रूफ देखना होगा तो आप 11th वाले क्लास नोट में देख लेंगे, वहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो देखिए, यदि दो रेखाओं की प्रवणता क्रमशः m1 तथा m2 दिया गया हो तो उन दो रेखाओं के बीच का कोण
टेन थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। यानी कि ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया, किसके लिए? दो रेखाओं के बीच कोण निकालने के लिए। यानी फॉर्मूला आ गया दो रेखाओं के बीच कोण निकालने के लिए टेन थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इस फॉर्मूला का प्रूव करके आपको 11th में बताया गया था। ठीक है, अगर आपको प्रूफ का जरूरत होगा तो 11th वाले क्लास नोट में आप प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है फॉर्मूला को हम लिख दिए। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला में अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा। इसी दोनों फॉर्मूला से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा, क्योंकि दो रेखाओं के बीच का कोण होने का मतलब ये भी हो सकता है जो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, या फिर दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा होगा। ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास बन के आ रहा है। जो हो सकता है दोनों रेखाएं समांतर हो सकता है दोनों रेखाएं लंबवत हो सकता है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तो तीनों केस के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास यही होगा, जो टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तीनों केस के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास यही होगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, दोनों केस को हम अलग अलग देखते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी तो क्या होगी। देखिए नंबर 1 पहला पॉइंट, यदि दोनों रेखा समांतर हो तो समांतर का मतलब क्या है? एक ही तल में एक ही जैसा रखा रहना। दो रेखाओं के समांतर होने का मतलब क्या है? जो दो रेखा एक ही तल में एक ही जैसा रखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर। यानी कि मान लीजिए ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है। यानी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ध्यान से सुनिएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? नियत होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा नियत होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, कहीं भी देखें इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो वो दोनों रेखा क्या होगी? समांतर होगी। क्लियर है? अब हम जानते हैं कोण, एंगल। कोण क्या होता है? जब दो रे यानी दो किरण आपस में मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है? एक कोण बनता है। जब दो किरण मिलते हैं तो वहां पे एक कोण बनता है। यहाँ पे कोण कितना? मान चलो ये भी किरण है, ये भी किरण है। ये दोनों किरण आपस में कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे सीधे भागते रहेगा, ये ऐसे भागते रहेगा, कभी मिलेंगे ही नहीं। और जब नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा? 0। जब नहीं मिलेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको? यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। ये पॉइंट जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उसी लिखे, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होगी तो थीटा बराबर क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। लेकिन इस केस में क्या होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? हम देखते हैं। थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 0। यहाँ पर रखते हैं tan 0 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 का मान 0, tan 0 का मान क्या होता है? 0 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसके बटे में कुछ है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो m1 माइनस m2 इक्वल टू m1 माइनस m2 को 1 से किए तो वही आ गया। इस पूरे को 0 से करेंगे क्या कर देगा? 0। तो m1 बराबर m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको याद रखेंगे VVI। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होगी, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होगी तो उस केस में क्या होगा? दोनों रेखाओं की प्रवणता समान होगी। प्रूव हो गया यहाँ पे m1 बराबर m2। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी उस केस में क्या होगी? दोनों रेखाओं की प्रवणता समान होगी और उन दोनों रेखाओं के बीच की कोण कितनी होगी? 0 डिग्री।
क्लियर है सबको? इसी का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, देखिए इसमें लिखा हुआ है यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। यानी दूसरे केस में क्या होगा, लंबवत, यानी कि जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी उस केस में क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी उस केस में क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी तो थीटा बराबर क्या होगी, 90 डिग्री। यहाँ पे हम लिख दिए यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब इस केस में प्रवणता का रिलेशन क्या आएगा, जैसे यहाँ पे जब थीटा का मान 0 आया तो क्या हुआ, m1 बराबर m2। लेकिन इसके लिए क्या हो गई, इस केस के लिए हम देखते हैं जो क्या होगी, देखो tan 90 डिग्री, थीटा की जगह 90, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। tan 90 का मान आपको पता होगा कितना होता है, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। tan 90 का मान क्या होता है, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, यानी कि अनंत। क्या होता है, अनंत। और अनंत क्या होता है, बहुत बड़ी चीज, यानी कि हमारी जो सोच है, अनंत क्या होता है, जो हमारी सोच है वो उससे भी बड़ी है। अनंत क्या होता है, जो हमारी सोच है वो उससे भी बड़ी है। तो tan 90 का मान हमें पता है जो क्या होता है, इनफाइनाइट, इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ये इनफाइनाइट जो लिखा हुआ है, अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो उसका मान होता है अनंत। किसी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। तो इस अनंत को हम लिख सकते हैं 1/0, क्योंकि संख्या 1 में 0 से भाग कर दिए, इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इसको क्रॉस गुना करना, देखो इस पूरे को 1 से गुना करेंगे, ये जो 1 प्लस m1 m2 है इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस m1 m2, और इस पूरे को 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो m1 m2 बराबर, ये +1 को इधर ले आते हैं, -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, यानी फिर से एक नया रिलेशन निकल के आ गया। यानी इस केस में क्या हुआ, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी तो थीटा बराबर 0 डिग्री और m1 बराबर m2। जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होगी, यानी परपेंडिकुलर, जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री। और उस केस में दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल, क्योंकि m1 m2 दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, -1 के बराबर होगा। हाँ, दोनों रेखाओं की प्रवणता का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल कितना होगा, -1 के बराबर होगा, यानी m1 m2 बराबर -1। याद रखेंगे दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया जो दो रेखाओं के बीच कोण, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं सरल रेखा का समीकरण। जो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, वैसे तो आपको 11th वाला तो याद होगा, जिस सरल रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, याद आ गया होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यही फॉर्मूला यहाँ भी होगा। तो ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला कब आया था, जब हमें उस रेखा किस बिंदु से गुजर रही है वो बिंदु दिया हुआ था और उस रेखा की प्रवणता पता है, ठीक है। तो देखिए अगला हेडिंग हम लिखते हैं सरल रेखा,
सरल रेखा का समीकरण। देखिए क्या लिखा हुआ है, सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु x1, y1 तथा ढाल m हो तो y माइनस y1 बराबर m, x माइनस x1 होता है। यह होता है सरल रेखा का समीकरण। ये समीकरण कब है, जब हमें वो सरल रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, तो x1, y1 से गुजर रही है, और उस सरल रेखा की ढाल क्या है, m है। तो y माइनस y1 बराबर m, x माइनस x1। और ये चीज़ जो है 11th में हम आपको प्रूव करके भी बताए थे। जो भी कुछ 11th वाला चीज़ था वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे जो देखिए, जो स्पर्श रेखा की ढाल किसी बिंदु P पर, अभी तो हम आपको स्पर्श रेखा की ढाल बताए थे, तो स्पर्श रेखा की ढाल जो था वो क्या था, dy बाय dx। देखिए स्पर्श रेखा की ढाल किसी बिंदु P पर m बराबर dy बाई dx एट पे होता है। क्लियर है। स्पर्श रेखा की ढाल किसी बिंदु P, स्पर्श रेखा की ढाल किसी बिंदु P पर, स्पर्श रेखा की ढाल जो है वो किसी बिंदु P पर जो होती है वो कितनी होती है, m बराबर dy बाई dx और सफिक्स में लिख दिए P, यानी बिंदु P पे स्पर्श रेखा की ढाल। अब अभिलंब की ढाल क्या होती है, अभिलंब की ढाल किसी बिंदु P पर, अभिलंब की ढाल किसी बिंदु P पर होता है m बराबर माइनस 1 बटे dy बाई dx एट P होता है। क्योंकि अभी आपको हम बताए थे जो अगर स्पर्श रेखा की ढाल पता है और अभिलंब का निकालना है तो माइनस 1 बटे स्पर्श रेखा की ढाल लिख देंगे तो किसका हो जाएगा, अभिलंब की ढाल। क्लियर है। अभिलंब की ढाल क्या होगी, स्पर्श रेखा की ढाल का माइनस 1 बटे कर देंगे तो हो जाएगी अभिलंब की ढाल। अब जो है हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते हैं और अभिलंब का समीकरण लिखते हैं। एक हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे और एक अभिलंब का समीकरण लिखेंगे, दोनों का अलग अलग, ठीक है। देखिए अगला हेडिंग है नंबर 1, स्पर्श रेखा का समीकरण। नंबर 2, अभिलंब का समीकरण। हम एक किसी बिंदु P x1, y1 पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए किसी बिंदु P x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy बाई dx P x माइनस x1 होता है। फॉर्मूला में कुछ नहीं हुआ है, वही फॉर्मूला है जो सरल रेखा का समीकरण था, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। बस यहाँ पे m की जगह पे क्या गया है, dy बाय dx। यहाँ पे m की जगह पे क्या है, dy बाय dx आ गया। हाँ, यहाँ पे m की जगह पे क्या गया, dy बाय dx एट p। तो अब देखिए दूसरा जो हो गया, किसी बिंदु P x1, y1
पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण लिखेंगे तो होगा y माइनस वाई वन बराबर माइनस 1/dy/dx इंटू एक्स माइनस x1। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला किसका है? अभिलंब के समीकरण का। तो जिसका समीकरण लिखेंगे उसी का प्रबंधता लिखेंगे। यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण है, स्पर्श रेखा के प्रबंधता dy/dx। इसमें अभिलंब की समीकरण हम लिखे हैं, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पे प्रबंधता भी किसका है? अभिलंब का है, क्योंकि अभिलंब का प्रबंधता कितना होता है? -1 अब बटे में स्पर्श रेखा की प्रबंधता। ठीक है, ये चीज़ जो है, दोनों चीज़, ये भी दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पर्श रेखा की समीकरण और अभिलंब का समीकरण, तो ये दोनों चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं कोण के बारे में। दो प्रतिच्छेदी रेखा का कोण कितनी होगी, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बता दिए थे। जब दो केस तो हम वहाँ पे लिख दिए थे, जब दोनों लाइन, जब दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होंगे तो दोनों की प्रबंधता समान होगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी तो उस समय प्रबंधता का गुणनफल क्या होगा? -1 के बराबर होगी। अब देखिए अगला हम हेडिंग लिखते हैं वक्रों का प्रतिच्छेदन, वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। यानी कि कोण, हमें किसका कोण लिखना है? वक्र का। वक्रों का प्रतिच्छेदन यानी कि दो वक्र कटेगा, दो वक्र इस समय प्रतिच्छेद करेगी। तो जब दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जब दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उस समय कोण हमें लिखना है। ठीक है, देखिए यदि दो वक्र y बराबर f1x तथा y बराबर f2x एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं तो P बिंदु पर इन वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ही P पर वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, यदि दो वक्र, एक y बराबर f1x दूसरा y बराबर f2x एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं तो P बिंदु पर इन वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कोण ही P पर वक्रों का प्रतिच्छेदी कोण कहलाता है। यानी कि वो कोण जो होता है क्या होता है? tan थीटा बराबर प्लस माइनस dy/dx पहले माइनस dy/dx 2/1 प्लस dy/dx 1 dy/dx 2। यानी कि यही फॉर्मूला वहाँ भी था, tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। क्या लिखा हुआ? दो गो वक्र है, एक y बराबर f1x दूसरा y बराबर f2x एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं। यानी कि दोनों वक्र जो है, फॉर एग्जाम्पल एक वक्र ये रहा, दूसरा वक्र ये रहा, ये हो गया y बराबर f1x और ये हो गया y बराबर f2x। ये दोनों वक्र जो है इस बिंदु पे काट रहा है, इस बिंदु का नाम हम देते हैं P। एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं तो P बिंदु पर
इन वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी P बिंदु पर जो है इस वक्र की स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये हो गया स्पर्श रेखा इस वक्र के लिए। अब इस वक्र के लिए स्पर्श रेखा, ये हो गया। तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ही P पर वक्रों के प्रतिच्छेदी कोण कहलाता था। स्पर्श रेखा के बीच का कोण यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण या फिर ये वाला कोण जो होगा क्या होगा, दोनों बराबर होगा, वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो ये कोण या ये कोण निकाल लेंगे, वही क्या होगा, उन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदी कोण होंगे। तो यही चीज़ को हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, जो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी रेखाओं का कोण है वही चीज़ क्या होगा, दो वक्र का, क्योंकि दो वक्र जब जहाँ पे दोनों वक्र जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे तो उस प्रतिच्छेदी बिंदु पे एक एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के लिए क्या हो जाएगा, जो इस बिंदु पे जब हम लिखेंगे तो ये बिंदु हो जाएगा P। ठीक है, तो इस बिंदु P के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पे जो स्पर्श रेखा होगा या तो इधर से कोण हम माप लेंगे, या फिर इधर से कोण माप लेंगे, या फिर इधर से कोण मापेंगे, या फिर इधर से कोण मापेंगे। यानी कि कुल मिला के क्या हो गया, जो एक रेखा ऐसे दे रखा है और दूसरा रेखा ये हुआ। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वही क्या होगा, दो वक्रों के प्रतिच्छेदी कोण। क्योंकि एक वक्र ऐसे दिया हुआ था और दूसरा वक्र यहाँ पे था, तो दोनों वक्र पे हम क्या किए, एक एक स्पर्श रेखा खींच दिए। और स्पर्श रेखा जहाँ पे, तो दोनों स्पर्श रेखा जो खींचे तो उन स्पर्श रेखाओं के बीच वाला जो कोण था, इस कोण के, ये जो कोण है इस कोण को हम निकाल लिए। तो वही कोण क्या होगा, जो इन दोनों वक्र, यानी वक्र कौन सा था, y बराबर f1x और दूसरा y बराबर f2x, तो इन दोनों वक्रों के बीच का कोण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब कल वाले क्लास में जो होगा इसका हम एग्जाम्पल जो है करवा देंगे, तो यहाँ तक आप लोग जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।